रास्त एक एप्लीकेशन जो है इंट्रोड्यूस की है। इसके बारे में खुद अंदाज़े लगाने से की बजाय हम स्टेट बैंक के डायरेक्टर सुहेल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल जावेद साहब स्टेट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। हम सुहेल साहब से पूछते हैं कि रास्त क्या चीज़ है। सुहेल साहब कुछ बताइएगा, रास्त क्या है? रास्त एक समझ लें कि अदायगियों का निज़ाम है। इट्स अ पेमेंट सिस्टम और ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। और इस पेमेंट सिस्टम के थ्रू हमने दो तीन काम किए हैं। हमने बैंक्स के अकाउंट्स को एक दूसरे से मुंसलिक कर दिया है, यानी लिंक कर दिया है, तो हमें इंटर ऑपरेबिलिटी अचीव हो गई है। और उस लिंकेज की वजह से अब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर करना बहुत आसान हो गया है। दूसरा काम हमने ये किया है कि रास्त के को बनाने में इसकी जो यूजेज है उसको आसान कर दिया है। और इसलिए आसान किया है कि लोग आराम से सहूलत के साथ और आसानी के साथ अपनी मोबाइल ऐप के ज़रिए या इंटरनेट पोर्टल के ज़रिए वो एक दूसरे को रकम की तरसील बासानी कर सकें। तो रास्त एक पेमेंट सिस्टम है जिससे तमाम अकाउंट्स लिंक्ड हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए बैंक से लोग एक दूसरे को अपने बैंक अकाउंट्स के ज़रिए रकम भेज सकते ये वर्क कैसे करेगा, इसका प्रोसेस कुछ बता सकते हैं? हैं। जिनका अकाउंट होगा अपने बैंक में या अपने किसी और इदारे में, तो वो उस इदारे की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर उन्हें रास्त का ऑप्शन नजर आएगा और वो जाकर किसी को भी पैसे भेजने हो तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसे भेजने के लिए दो तरीके हैं। या तो आपको एक वो आईबैन जो होता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, जो हर बैंक ने हर कस्टमर को इशू किया हुआ है, वो याद हो, वो आप डालें और उससे पेमेंट करें। या फिर आप अपनी रास्त की ऐप में जाकर, अपने बैंक की ऐप में जाकर रास्त की एक आईडी बना सकते हैं। और वो रास्त आईडी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपके बैंक के पास है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर है, आपने उसको लिंक किया, वो आपकी रास्त आईडी बन गई। अब आपने अगर किसी से पैसे मंगवाने हैं तो आप उसको कह दें कि भाई ये मेरी रास्त आईडी है, इस आईडी पर मुझे पैसे भेज दें। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर मुझे आप पैसे भेज दें। तो अब आपको वो अकाउंट नंबर और आईबैन नंबर्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। कस्टमर अपनी ऐप में जाए और वो सामने वाले का, यानी रिसीवर का मोबाइल नंबर डाले और उसको वो पैसे ट्रांसफर कर दे। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए अकाउंट होना ज़रूरी है। इसको इस्तेमाल करने के लिए अपने इदारे की ऐप के ज़रिए आप काम कर सकते हैं या इंटरनेट पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। और हमने एक तीसरा काम ये किया है कि जिनके पास मोबाइल नहीं हो या जो इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, जो ब्रांच में जाते हैं, तो ब्रांच के अंदर भी काउंटर्स पे ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ पर वो जाएं और वहाँ पर वो अपना जो भी चेक वगैरह देना है वो दें और उसी वक्त उनकी जो है अमाउंट की ट्रांसफ़र उसी वक्त सामने हो जाए रियल टाइम में। पैसे भेजने वाले को या मंगवाने वाले को सिक्योरिटी का, सेफ्टी का जो है बहुत खतरा रहता है। क्या इसमें कहीं ये मुमकिन तो नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जो है कोई और ले ले और उससे पैसे ट्रांसफर कर दे? देखिए, जब हम डिजिटल ट्रांसफर्स हों या इवन कैश की ट्रांसफर्स हों, तो आपको कस्टमर्स को खुद भी अपनी इंफॉर्मेशन की हिफाजत का ख्याल रखना पड़ता है। तो जहाँ तक सिस्टम का ताल्लुक है, सिस्टम सिक्योर है, उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ है। सिक्योरिटी की सारी हमने इसमें तमाम किया। हमारी मॉनिटरिंग स्टेट बैंक की भी है और बैंक्स की भी है। फ्रॉड की प्रोटेक्शन के लिए हमने सिस्टम्स लगाए हुए हैं। वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप किसी को अपना पासवर्ड शेयर कर लेंगे या किसी को अपना मोबाइल नंबर ही दे देंगे या मोबाइल ही पकड़ा देंगे कि इसको इस्तेमाल करो अनलॉक करके, तो ऑफकोर्स फिर तो रिस्क अपनी जगह पर होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई अपना जेब से पर्स निकाल कर वॉलेट किसी और के हाथ में दे दे और ये उम्मीद रखे कि उसकी रकम महफूज रही, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो सेम गोज फॉर डिजिटल एज वेल। डिजिटल में भी अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी मोबाइल, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आवाम की खुद। एक शख्स अगर फल खरीदना चाहता है, सब्जी खरीदना चाहता है, तो वो क्या रास्त के जरिए पेमेंट कर सकेगा? उसको इस्तेमाल करने पर है। अगर आवाम चाहेंगे मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर दुकानदार कहता है कि यार मुझे रास्त से आप पैसे भेज दें, ये ले मैंने आपको सामान दिया, आप रास्त से पैसे भेजें, तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी। बल्कि मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जब हम इसको पायलट फेज में थे तो मैं एक किताबों की नुमाइश में गया और वहां मैंने खुद उनको करके दिखाया। मैंने कहा अच्छा, आपको मैं रकम कैश नहीं दे रहा, मैं आपको ये रास्त के थ्रू ट्रांसफर करता हूँ। और वो दो तीन जगह पर वो बड़ी सक्सेसफुली हुई। तो ऑफ
कोर्स ये तो आवाम के ऊपर है, वो जिस तरह इसको इस्तेमाल करना चाहे वो करें। इससे उम्मीद है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है फरोग मिलेगा। इवन रोजमर्रा के लिए भी आप कहीं जाएं तो पाकिस्तान में लोग कैश को प्रेफर करते हैं, और उसकी वजह है कैश आसान है इस्तेमाल करना, कैश फ्री है आसान करना। हालांकि उसकी जो कॉस्ट है वो सारी बैंक और स्टेट बैंक बेयर करता है, उसकी प्रिंटिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, लेकिन लेने और देने वाले के लिए कैश आसान है। कैश के में कोई अकाउंट आपको नहीं खोलना पड़ता, ये सारी कैश की आसानियां हैं, लेकिन कैश के मसाइल बहुत हैं। कैश आपसे कोई छीन के ले जाए वो वापस नहीं मिलता। कैश हम सबको मालूम है करप्शन और बुराइयों में इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसीलिए हमने इस अपने सिस्टम का नाम रास्त रखा है, जो राह रास्त से निकला है, जिसका मतलब है ये सीधा रास्ता है। तो डिजिटल पे आने से आप जो लोग सही काम करते हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने ये ख्याल रखना है कि हमारी डिजिटल को इस्तेमाल करना आसान रहे। और ये जर्नी यहीं पर नहीं रुकेगी कि हमने जी मोबाइल नंबर दी, वी विल कंटिन्यू। हम इसको मजीद आसान बनाएंगे, हम इसको मजीद, और हमारे ख्याल में कस्टमर्स की जर्नी को आसान करना, उनके इस्तेमाल को आसान करने से इंक्लूजन बढ़ेगी, उसको इस्तेमाल करने से इस लोगों का एतबार भी बढ़ेगा और आसानी के साथ वो अपनी ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इनको इस्तेमाल कर सकें। ये रास्त की कॉस्ट क्या होगी इसके जरिए पैसा ट्रांसफर करने की? देखिए, रास को तो अभी हमने फ्री रखा हुआ है, ये स्टेट बैंक ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया है। ये एक इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है उसकी सारी कॉस्ट स्टेट बैंक ने बेयर की, और इसकी जो डिप्लॉयमेंट जो बैंक्स कर रहे हैं वो हमने बैंक से कहा है कि उसकी कॉस्ट भी वो बेयर करेंगे। देखिए, डिजिटल या कोई भी सर्विस जब की जाती है तो उस पर एक कॉस्ट जरूर आती है, और प्राइवेट सेक्टर या कोई अगर इसको उस कॉस्ट को ऑफर करता है, उस सर्विस को ऑफर करता है, तो कॉस्ट रिकवरी भी चाहता है, इसीलिए फीसें और ये सारी लगती हैं। लेकिन रास के केस में स्टेट बैंक ने सारी कॉस्ट खुद एब्जॉर्ब की है, और उसके साथ साथ बैंकों को हमने कहा है कि वो सारी कॉस्ट खुद एब्जॉर्ब करेंगे और कस्टमर को फ्री सर्विस देंगे। तो अभी रास जो है P2P वो फ्री है। आप रास्त को जो है इजी पैसा वगैरह से कैसे कंपेयर करते हैं? इजी पैसा इसको हम कहते हैं क्लोज लूप, जैस कैश क्लोज लूप है। अच्छा, फिर इनकी इंटरऑपरेबिलिटी भी है, मसलन वन लिंक एक सर्विस है, और उस सर्विस के थ्रू आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को भी भेज सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल थोड़ा सा हमारे ख्याल में मुश्किल है। उस पर आपकी कॉस्ट भी लगती है, और उसमें अगरचे आपको मैसेज फौरन आ जाता है, लेकिन वो एक्चुअल पैसे जो हैं वो अगले दिन या दूसरे दिन ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारी फ्रिक्शंस थी एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम में। तो इनको सामने रखते हुए जब हमने राज बनाया, तो राज में अब इस बात से गर्ज नहीं है कि आपका इजी पैसा में अकाउंट हो, या आपका जायज में हो, या किसी और बैंक में हो। आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर बताएं और वो खुद ही सिस्टम निकाल लेगा आपका अकाउंट कहाँ है और उसमें पैसे वो डाल देगा। सिस्टम दूसरे ममालिक में भी हैं और कहा जाता है कि अमेरिका में भी इस टाइप का कोई वेनमो के नाम से है, तो आप इसको वेनमो से कैसे कंपेयर करें? जी, ये पाकिस्तान का वेनमो है आप समझ लें, बहुत क्लोज है वेनमो से इसकी फंक्शनलिटी। और लेकिन इसको हम अभी तो ये सिर्फ P2P यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर के लिए ये सिस्टम है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हम इसको उससे भी आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। और हम इसको जो है आगे जो हम करना चाह रहे हैं, जिसमें रिक्वेस्ट टू पे है या QR इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, QR कोड, और आगे चलकर मर्चेंट के ऊपर हम पूरी एक इसकी डिजाइन कर रहे हैं किस तरह काम होगा। हम चाहेंगे फिनटेक्स इसको रास्ट को इम्बेड कर लें अपनी सर्विस, ताकि पेमेंट्स जो हैं वो लोगों के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो उस हवाले से मुझे उम्मीद है कि ये वेनमो से आगे जाएगा ये सिस्टम, लेकिन एज ऑफ टुडे यस इट इज, अगर आपको समझना है कंसेप्चुअली सर्फ जो आवाम है उनके लिए, तो वेनमो से बिल्कुल सिमिलर है। मुल्क से बाहर तरसीलात के लिए एक जो आसान निज़ाम है वो पेपाल का है। पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, कुछ इसकी रात से हट के अगर हम बात करें तो पेपाल के पाकिस्तान में ना होने की वजूहात या उसके आने के चांसेस के बारे में आप कुछ बात कर सकते हैं? पेपाल को हम खुद चाह रहे हैं, स्टेट बैंक भी और हुकूमत पाकिस्तान भी काफ़ी अरसे से हम चाह रहे हैं कि पेपाल आए, क्योंकि ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक से अगर कोई चीज़ें जो सेलिंग होती है, ई कॉमर्स है, और रकूम की तरसील के लिए पेपाल एक बड़ा सहल तरीक़ेकार है। पेपाल भी समझ लें कि एक तरह का ईजी पैसा है, लेकिन वो तमाम मुल्कों में, तमाम तो नहीं, उनके अपने सेलेक्टेड मुल्कों में वो सर्विस ऑफर करते हैं। उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, मर्चेंट्स को वो सर्विस देते हैं, तो मर्चेंट्स की ड्यू डिलिजेंस करते हैं, या जो कस्टमर्स हैं उनकी।
तो वो अपने हिसाब से हर कंट्री को सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ वो जाएंगे और कहाँ ऑफर करेंगे। हमारा अपना ख्याल ये कि वो शायद पाकिस्तान की मार्केट अभी उन्हें उतनी बड़ी लग नहीं रही कि वो यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपनी जगह पर है और उसमें कई अभी कंपनीज हैं जो हमारे पास आ रही हैं फॉर लाइसेंसिंग, हम उनको अलाउ करने जा रहे हैं। तो इसी तरह पेपाल भी अगर आना चाहेगा तो वी वुड वेलकम देम। ऑफ कोर्स हमारी कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है वो पूरी कर सकते, लेकिन इट इज एंटायरली द डिसीजन ऑफ पेपाल वेदर टू कम टू पाकिस्तान। टेक्नोलॉजी ने फाइनेंशियल सिनेरियो को और बैंकिंग सिनेरियो को काफी जो है तब्दील कर दिया है। तो फ्यूचर में आप टेक्नोलॉजी की वजह से, फिनटेक के आने की वजह से आप पाकिस्तान के डिजिटल फाइनेंशियल सिनेरियो को और बैंकिंग सिनेरियो को कैसे देखते हैं? अगर आप स्टेट बैंक की डिजिटल जो काम किया है स्टेट बैंक ने पिछले कुछ चंद सालों में, आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्टेट बैंक किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। एक तो स्टेट बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है कि रास्त हमने लगाना है, उससे पहले हमने ज़ाहिर आरटीजीएस लगाया था, हमने आई बैन की सर्विस दी, और इसके अलावा हमारी और भी इस तरह की सर्विसेज आई जो हमने कहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ जो है वो अकाउंट टू अकाउंट ना हो, कार्ड्स भी उसमें शामिल हैं, मोबाइल पेमेंट्स भी शामिल हैं, ऑनलाइन भी शामिल है। बिलखुसूस पेमेंट्स के अंदर बैंक से हटकर भी इदारे आए और काम करें, जो फिनटेक्स जिन्हें हम कहते हैं। तो हमने पीएसओ, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, सर्विस प्रोवाइडर्स, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशंस जो वॉलेट्स आपको इशू करते हैं, हमने उन सबको रेगुलराइज लाइसेंसिंग की। बहुत सारे इस वक्त हमारी एंटिटीज हैं जो मुख्तलिफ फेजेस में ईएमआईज बनने के लिए आई हैं। तो हमने अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेंज किया। तीसरा काम जो हमने किया और वो ये था कि टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी आती है तो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बदलता है। तो अब आपका जो मोबाइल है फोन, वो अब सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड्स के अंदर एनएफसी टेक्नोलॉजी है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसको इस्तेमाल करें तो बजाय कार्ड को डिप या स्वाइप किए वो आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है, टच एंड पे या वेव एंड पे जैसी चीजें हैं। फिर इसके अलावा क्यूआर कोड है जो कुछ मुल्कों में काफी पॉपुलर हो रहा है कि क्यूआर कोड से हमने क्यूआर कोड पे काफी काम किया और मजीद कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। क्यूआर का पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड हम जल्दी इशू करने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे और पेमेंट करने के काबिल हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइसेस को हम बहुत इंकरेज कर रहे हैं और हम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी ये कह रहे हैं कि अब दुनिया बहुत आगे जा रही है, वेरेबल्स आ गई हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसको इस्तेमाल करके पेमेंट्स और दूसरी सर्विसेज जो है वो आराम से हो सकती हैं। और अभी आपने देखा कि स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंक्स का फ्रेमवर्क जारी किया। तो अब हम चाहते हैं कि टेक कंपनीज आए और फिनटेक कंपनीज आए और वो अपने डिजिटल बैंक्स जो में ब्रांचें ना हो और फुल फ्लेज वो डिजिटल सर्विस डिलीवरी हो, वो ऑफर करें। और फिर इसके साथ साथ और बहुत सारे हमने जो मुख्तलिफ मुल्कों को देखा, कुछ ममालिक जिन्होंने खास तौर पर बहुत तरक्की की है, हम उस पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने रिमोट ऑन बोर्डिंग, यानी अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आपको ब्रांच ना जानी पड़े, आप अपनी डिवाइस से घर से बैठकर कंप्यूटर से या मोबाइल फोन से अकाउंट खोल लें। अब टेक्नोलॉजी का जो सफर है वो बहुत तेज होता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है और इस तरह की। इनको अब हम अपने बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम बड़ा इंकरेज कर रहे हैं कि आप भी शामिल करें। डिजिटल बैंक्स कब तक आ जाएंगे और इसका आप क्या देखते हैं कि ओवरऑल बैंकिंग सिनेरियो पे, मसलन कंपटीशन पे क्या असर पड़ेगा? जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं, क्या उनके कस्टमर्स कम हो जाएंगे वगैरह? डिजिटल बैंक्स हों या ईएमआईज हों, ये एक्चुअली सप्लीमेंट करेंगे, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाएंगे। और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसको प्रायोरिटी देंगे। तो क्यों डिजिटल हम कर रहे हैं? जाहिर टेक्नोलॉजीज है ना। तो फॉर एग्जांपल एसएमईज को लैंडिंग करनी है। अब एसएमई हमारा एक प्रायोरिटी सेक्टर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, बहुत ज्यादा जो है ये फॉर्मल नहीं है। तो अब प्लेटफॉर्म्स बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए हैं जो कि एसएमईज को उनकी पूरी बुक कीपिंग कर रहे हैं, उनको उनको लैंडिंग कर रहे हैं और उनको दे रहे हैं। इसी तरह खवातीन हैं जो शायद जिनकी मोबिलिटी कम होती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कि वो घर से निकल के, उनको डिजिटली सर्विस प्रोवाइड करना, खवातीन के लिए खवातीन की मैच करती हुई सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देना,
तो इस तरह की हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स भी हैं। डिजिटल बैंक्स जो हैं वो दो तरह के होंगे, एक रिटेल डिजिटल बैंक है और एक फुल फ्लेज डिजिटल बैंक। तो वहां पर हमने 31 मार्च तक की डेडलाइन दी है कि जो इंटरेस्टेड बैंक्स हैं वो हमें बता दें, अपनी जो भी इंटरेस्ट है वो हमें एक्सप्रेस कर दें, एंड देन एक प्रोसेस है जिससे गुजरकर इंशाल्लाह इस साल के अंदर ही हम जो सेलेक्टेड बैंक्स होंगे उनको लाइसेंस। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत इदरीस साहब। शुक्रिया सोहेल साहब, थैंक यू।